प्रेम, लव, प्यार। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी एक ज्ञानी पुरुष के पास गया और उनसे बोला कि हे ज्ञानी पुरुष, ये प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, क्या प्यार और प्रेम अलग चीज़ें हैं, और अलग चीज़ें हैं तो ये क्या होती हैं, प्रेम और प्यार क्या होता है। ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुम्हारे पास अगर कोई चीज़ है और तुम उसे वो चीज़ दे रहे हो, अपनी चीज़ तुम सामने वाले को दे रहे हो, अपने पार्टनर को दे रहे हो जिसे तुम पसंद करते हो, तो वो प्यार है। आपके पार्टनर ने कहा आपके मुझे शूज़ पसंद आ रहे हैं, आपने उसको दे दिया, ये प्यार है, क्योंकि उससे खुशी मिल रही है। आपके पार्टनर ने कहा कि मुझे ये वॉच चाहिए, आपने दे दी, ठीक है, ये प्यार है। आपके पास जो है आपने उसको दे दिया, ये प्यार है। और प्रेम क्या है? आपने खुद को ही पूरा उसको दे दिया है, आपने पूरा उसको सरेंडर कर दिया है, खुद को आत्मसमर्पित कर दिया है, पूरे आपके माइंड बॉडी सोल को आपने उनको सौंप दिया है, अपने खुद को ही आपने अपने सामने वाले को, पार्टनर को दे दिया है, पूरा का पूरा खुद। ये प्रेम है। सो हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ लव। अब जैसे कि सबको पता है, मैं बहुत सारे साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली और बहुत सारे वीडियोस लाए हैं, लाइक साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी ऑफ मेमोरी, साइकोलॉजी ऑफ दिस एंड दैट, मेमोरी, मिथ्स, प्रो सोशल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, हैप्पीनेस, इमोशन इंटेलिजेंस, रेजिलियंस, वेलबींग, ठीक है, पेरेंटिंग, मैनिफेस्टेशन, ऐसे काफ़ी सारे मैं वीडियोस लाती रहती हूँ। आज मैं काफ़ी बढ़िया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है साइकोलॉजी ऑफ लव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लव के ऊपर। प्यार क्या है, लव, व्हाट इज़ लव, लव के कंपोनेंट्स क्या है, टाइप्स क्या हैं। और आज हम प्रेम को यानी प्यार को यानी लव को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे व्हाट इज़ लव, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे व्हाट इज़ लव, ठीक है, और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे व्हाट इज़ लव, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही प्यार से मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैं अपने वीडियो के प्रति आप सबको बहुत सारा प्यार बांटती रहती हूँ, ठीक है, और स्प्रेड लव एज मच यू कैन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, साइकोलॉजी ऑफ लव। देखिए, लव का मैं डेफिनेशन यहाँ पे आज नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि लव की कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है, ठीक है, कोई परिभाषा नहीं है प्रेम की। बट हम किस ज़रिए से उसको समझ सकते हैं, उस भावना को, वो आज देखते हैं। सो साइकोलॉजी ऑफ लव। साइकोलॉजी देखो, मनोविज्ञान प्यार का, ठीक है। प्यार क्या होता है? प्यार इज़ अ पावरफुल, लव इज़ अ पावरफुल कॉम्प्लेक्स इमोशनल एक्सपीरियंस that involve changes in our body chemistry, right, including your neurotransmitters. It impacts your social relationship in varied ways, affecting how you relate to others around you. Love is an emotion. Love क्या है? एक भावना, एक इमोशन है, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन जताने के लिए, जिसमें टेंडरनेस है, डिवोशन है, ठीक है। लव इज एन इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, टेंडरनेस एंड डिवोशन टूवर्ड्स अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस पर्सन के प्रति आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अफेक्शन, मोशन, ठीक है, इमोशन, टेंडरनेस, डिवोशन जो है, उसको प्यार कहा जा सकता है, ठीक है। मैंने बोला ना, प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं है पर्टिकुलर, सबके लिए अलग अलग, प्यार की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। व्हेन यू लव अ पर्सन यू एक्सपीरियंस pleasurable sensations in their presence and are sensitive about their reaction to you. अब साइकोलॉजी में ना लव को 3 चीज़ों से इंडिकेट किया गया, ठीक है। कौन सी है? इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। ये लाइक एक स्टर्नबर्ग का एक ट्रायंगुलर थ्योरी है, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। इसमें उन्होंने लाइक 7-8 प्रकार के, देखो, इंटीमेसी, लाइकिंग, रोमांटिक लव, कंपेनियट, ठीक है, लव, कंज्यूमेट लव क्या होता है, फैक्चुअल लव, पैशन, इन्फैक्चुएटेड लव एंड कमिटमेंट वाला, ठीक है, मतलब एम्प्टी लव। तो 7-8 प्रकार के अलग अलग प्यार के बारे में, मतलब ये टाइप्स हैं, ठीक है, कि किन किन तरीक़ों का प्यार होता है। कई लोगों के रिलेशनशिप में एक प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा, ठीक है। लेकिन मतलब अगर 7 चीज़ें हैं समझ लो,
जैसे आप कोई रेसिपी बना रहे हो, अब उस रेसिपी में सब सारे लोग सेम रेसिपी बना रहे हैं, बट किसी में इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। जिसमें सही अमाउंट में इंग्रेडिएंट्स होंगे वो रेसिपी, मतलब वो डिश सबसे स्वादिष्ट बनेगी, है ना, डिलीशियस बनेगी, वो सबसे बढ़िया होगी। तो वैसे ही है, जिसमें सारी क्वालिटीज़ होती हैं उसको देखिए, ट्रायंगल के बीच में क्या लिखा है, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमेट लव। ठीक है, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, द ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने डॉक्टर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो लव है ना वो 3 डोमेन पे बेस्ड है। कौन से डोमेन्स पे बेस्ड है? 3। इंटीमेसी, जो कि इमोशनल, ठीक है, इमोशनल इंटीमेसी। देखिए, फिजिकल इंटीमेसी अलग चीज़ होती है और इमोशनल इंटीमेसी अलग चीज़ होती है। फिजिकल इंटीमेसी समय के साथ विलुप्त हो जाती है या फेडअप हो जाती है, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी अगर हो तो वो ज़िंदगी भर साथ निभाने की उसमें ताकत होती है। इंटीमेसी विच इज़ इमोशनल, कमिटमेंट जो कि कॉग्निटिव, कि हाँ इस इंसान को मैंने कमिटमेंट दे दिया, कमिट कर दिया है कि इसके साथ में ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, गुजार सकती हूँ। पैशन विच इज़ फिजिकल बेसिकली। Each domain represents a triangular corner in Sternberg's triangular theory of love trusted source. The theory accounts for the 7 different kinds of love. देखो, जैसे कि मैंने बताया था 7 different types. लाइकिंग, आप किसी को पसंद कर रहे होगे तो उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ इंटीमेसी होगी। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच, मतलब आपके रिलेशनशिप में अगर रोमांटिक लव है, मतलब उसका मतलब क्या है, मतलब आपके में इंटीमेसी है और पैशन है। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी है और कमिटमेंट है लेकिन पैशन नहीं है, इसका मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कौन सा लव है? कंपेनिएट। ठीक है, कंपेनिएट वाला लव है। अगर आप, मतलब ना आपकी रिलेशनशिप में इंटीमेसी है ना लाइकिंग है, सिर्फ कमिटमेंट है, इसका मतलब कौन सा है लव आपके दोनों के बीच में? कमिटमेंट वाला लव है ओनली। अगर पैशन है, कमिटमेंट है, लेकिन कोई फिजिकल या इमोशनल इंटीमेसी है ही नहीं, इसका मतलब पैशन है, कमिटमेंट है, इंटीमेसी नहीं है। कौन सा लव हुआ आप दोनों के बीच में? फैक्चुअस लव। तो आप देखो, जो लोग रिलेशनशिप में है या जो लोग मैरिड है और वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखो कि आपका लव कहाँ लाई करता है, कौन सा टाइप का लव है, और आप किस तरीके से उसको बीच वाला यानी कंज्यूमेड लव बना सकते हो, जिसमें इंटीमेसी भी है, पैशन भी है, कमिटमेंट भी है, तीनों चीज़ें हैं। एंड ये हो सकता है कि एक आइडियल रिलेशनशिप हम कह सकें, आइडियल लव की ये तीनों चीज़ें जिसमें होंगी वो परफेक्ट रिलेशनशिप माना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ लव, इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइक यू शेयर इमोशनल इंटीमेसी बट देर इज़ नो फिजिकल पैशन और कमिटमेंट, फ्रेंडशिप फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। ज़्यादातर दोस्ती और फ्रेंडशिप वाला जो फेज़ है वो लाइकिंग वाले में ही लाइक करता है, क्योंकि उसमें इमोशनल इंटीमेसी तो होती है। ठीक है, लाइक दोस्तों से हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, लेकिन हम फिजिकल पैशन और मतलब ये सब कमिटमेंट नहीं होता उतना। ठीक है, दोस्ती में फ्री होते हैं हम। इन्फैक्चुएशन मतलब क्या होता है? पैशन इज़ द की कंपोनेंट ऑफ द इन्फैक्चुएशन। इफ़ यू आर फिजिकली अट्रैक्टेड टू अ पर्सन, टू द अनदर पर्सन बट हैवन डेवलप अ इमोशनल इंटीमेसी और एस्टैब्लिश्ड अ कमिटमेंट, दिस इज इन्फैक्चुएशन। एम्प्टी लव क्या होता है? वॉट स्टर्नबर्ग कॉल्स इट एम्प्टी लव, जिसमें सिर्फ कमिटमेंट है। ठीक है, मतलब आप बस एक दूसरे को साथ हो लेकिन ना इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, ना पैशन है, ना कुछ है। ठीक है, वो बाकी चीज़ें है ही नहीं, आप सिर्फ एक दूसरे के साथ हो, मतलब से आप कमिटेड हो, तो ये तो एम्प्टी लव हुआ। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग ने इस सिचुएशन को क्या बोला है? इस लव को बोला है एम्प्टी लव। व्हाट स्टर्नबर्ग कॉल्स एम्प्टी लव इज अ कमिटेड रिलेशनशिप दैट लैक्स पैशन और इंटीमेसी। एग्जाम्पल इंक्लूडेड एन अरेंज मैरिजेज और द प्रीवियसली इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप दैट हैज़ लॉस्ट इट्स स्पार्क। ज़्यादातर ये अरेंज मैरिज में देखा जाता है। अरेंज मैरिज में क्या होता है? बिना जाने या उतना टाइम स्पेंड किए उसमें क्या होता है, बस आप कमिटेड हो जाते हो। ठीक है, कि हाँ शादी हो गई है और दो लोगों की शादी हो गई और हम दोनों को साथ रहना है, बट उसमें ना पैशन होता है ना इंटीमेसी होती है, तो वो ज़्यादातर एम्प्टी लव होता है। ठीक है, तो शुरुआत में लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका अरेंज मैरिज ही है, जिसको हम एम्प्टी लव भी कहते हैं। ठीक है, रोमांटिक लव में देखो क्या होता है, इसमें पैशन और इंटीमेसी होगा। ठीक है, और बट इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होगा। हो सकता है ना कि काफ़ी लोग आपने सुना होगा कि हम आगे का नहीं सोच रहे हैं, जो होगा सो होगा, जो होगा देखा जाएगा, बस हम दोनों अभी साथ हैं और हम लोग बहुत रोमांटिक है, हमारा रोमांटिक लव है। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर वो प्लान ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस वो एक दूसरे से रोमांटिक है, जो इसका मतलब वो पैशन इंटीमेसी है उनके में, बट कमिटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है। व्हेन यू आर रोमांटिकली इन्वॉल्व
with another person, you share the physical passion and emotional intimacy, but you haven't made any long term plans or commitment. ठीक है, अब नेक्स्ट कंपेनियनेट लव क्या होता है? यू आर कमिटेड, आप एक दूसरे को साथ हो, कमिट कर चुके हो तो रहोगे। फिर इमोशनली कनेक्ट भी हो, ठीक है, जैसे होता है ना कि हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड है, पहले हम लोग दोस्त हैं, उसके बाद पार्टनर है, ठीक है। पहले हम लोग जो, और काफ़ी कॉमन तब है जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है, या बेस्ट फ्रेंड शादी कर लेते हो, तो वो कंपेनियनेट लव से ही चालू होता है। इसमें क्या होता है? यू आर कमिटेड एंड इमोशनली कनेक्टेड सच एज बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली। मैरिजेस कैन ऑल्सो भी कंपेनियनेट, इसको भी कह सकते हैं, मैरिज को, कंपेनियन लव को भी मैरिजेस कह सकते हैं। इफ़ द पैशन इज गॉन बट यू स्टिल शेयर द कमिटमेंट एंड इमोशनल बॉन्ड, ठीक है, आपके में कमिटमेंट है, आप दोनों साथ हो, इमोशनली कनेक्टेड भी हो, एक दूसरे को समझते हो, लेकिन आप में वो पैशन नहीं है। पैशन मतलब फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, ठीक है। फैक्चुअस लव क्या होता है? यू हैव बीन स्वेप्ट अप बाय द पैशन इनटू एन एंगेजमेंट और मैरिज विदाउट इमोशनल इंटीमेसी, दिस इज फैक्चुअस लव। आप दोनों में इमोशन नहीं है, इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, बस आप कमिटेड हो, साथ हो, और आप फिजिकल इंटीमेसी के साथ चल रहे हो, बस। कंज्यूमेड लव देखो क्या होता है? ये होता है आइडियल लव। जो लोग रिलेशनशिप में है वो अपने रिलेशनशिप में ये वाला लव लाने की कोशिश करे, लॉन्ग टर्म रहेगा और बहुत सही रहेगा, ठीक है। और जो लोग नहीं हैं वो पहले ही जान लो कि आपको अपने रिलेशनशिप में किस टाइप का लव चाहिए, ठीक है। कंज्यूमेड लव इज़ द गोल फॉर मैनी, ठीक है, व्हेन दे आर एनविजन मैरिज और स्पाउसल पार्टनरशिप। दिस काइंड ऑफ लव इंक्लूड्स कमिटमेंट भी है इसमें, पैशन भी है, इमोशनल इंटीमेसी भी है, सब है इसमें, सर्वगुण संपन्न वाला रिश्ता, ठीक है, वाला प्यार। अब देखो, अब प्यार की बात हो रही है तो झगड़े और ब्रेकअप्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। देखिए कुछ फेजेस होते हैं। अब ये वाला एग्जांपल मैं और भी तरीके से समझा सकती हूँ, लेकिन ये मैं ब्रेकअप वाले से समझाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब जब हमारा ब्रेकअप होता है तो पहला स्टेज क्या होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्यों हुआ, ठीक है, मतलब ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग डिनाइल फेज में चलते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये हो चुका है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, घर में किसी की डेथ होती है तो कोई अजीब सा ऐसा मतलब पागलों जैसी हरकत करने लगता है कि ये हुआ ही नहीं है, या ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकती, वो जा ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही जैसे डेथ पे होता है वैसे ही ब्रेकअप में कि ये हो ही नहीं सकता, रिश्ता ख़त्म हो ही नहीं सकता, तुम जा ही नहीं सकते, तू जा ही नहीं सकती, ठीक है, तुम जा ही नहीं सकते। ऐसा डिनाइल फेज में चलता है। जब हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि ऐसा हो गया है, फिर हम जाते हैं दूसरे स्टेज विच इज़ एंगर, गुस्सा, कि ऐसा क्यों हुआ हम दोनों के बीच, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, गुस्सा वाला फेज़। फिर जब आप इससे भी रियलाइजेशन हो जाता है कि ठीक है गुस्सा हो गया, लेकिन आप गुस्से से कुछ होगा नहीं, तो आप क्या करने लगते हो? बार्गेनिंग अपने पार्टनर से। कि या आप फ़ोन मिलाते हो, आप कहते हो कि यार अगर इफ़ यू आर मैरिड, कि यार डिवोर्स क्यों करना है, साथ मिल के सॉल्व करते हैं ना, कुछ तो फिगर आउट करते हैं, है ना। या आप रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो गया और आप बोल रहे हो कि यार फिर से दोबारा वापस आ जाते हैं, कुछ तो करते हैं, कोई तो रास्ता निकलेगा, साथ मिल के सॉल्व करते हैं ना। तो आप बार्गेनिंग कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। लेकिन सामने वाला अगर ये बोल दे, या अगर वो बोल दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स ओवर, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं हो सकता, तुम मूव ऑन कर दो, ठीक है, वो एक सीधा साधा क्लियर कट आंसर दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आप जाते हो नेक्स्ट फेज पे, जो कि है डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हो जाते हो व्हेन यू आर सो सैड, कि आई एम सो सैड, कि क्या हो गया मेरे साथ, ना कुछ खाने का टाइम, ना टाइम की सुध-बुध है, ना खाने की सुध-बुध है, ठीक है, आप पूरा डिस्टर्ब चल रहा है आपका मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिर होता है डिप्रेशन। इन 4 स्टेज से अगर आप निकल गए, जब ये वाला फेज़ ख़त्म होता है, बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। जब आप ये 4 फेज से निकल गए, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, कि ऐसा हो चुका है एंड आई नीड टू मूव ऑन, ठीक है, आई नीड टू मूव ऑन। अब अगर ये तो ब्रेकअप वाला हो गया। ब्रेकअप से पहले अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हाँ देखो, जैसे पहला स्टेज मैंने बताया, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं सबसे पहले क्या होता है? इन्फेक्चुएशन होता है, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लव होता है। हम किसी से मिले, इन्फेक्चुएशन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। इस टाइम क्या हो रहा होता है?
ब्रेन में हमारे जो वेंट्रल टैगमेंटल एरिया होता है, वीटीए बोलते हैं, जो वीटीए वाला एरिया होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें रिलीज होता है डोपामीन, ठीक है, जो कि हैप्पी हार्मोन होता है, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा इट्स लाइक ए इंटेंस रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस एंड ब्रेन एक्टिविटी होता है पहले टाइम, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इन्फ्लैक्चुएशन। दूसरा, आपको उस इंसान से पहले आप अट्रैक्ट हो, आपको अच्छा लग रहा है, फिर दूसरा क्या होता है, आप उससे अटैच होने लगते हो, अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, और कंपैशनेट लव भी कहते हैं इसको। इसमें आप रिलैक्स फील करते हो और आप चाहते हो कि आप दोनों कमिट हो जाओ, ठीक है। इस टाइम पे आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा होता है, कमिटमेंट। ब्रेन में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें इस स्टेज पे जब आपको अटैचमेंट हो जाती है और आप कमिटमेंट और पैशनेट लव और लॉन्ग लास्टिंग वाला लव क्रेव कर रहे होते हो, इस टाइम आपको ट्रस्ट का सिग्नल मिलता है, फीलिंग ऑफ सोशल सपोर्ट, अटैचमेंट, ठीक है। बॉन्डिंग आपको बनानी अच्छी लगती है या बन चुकी होती है। इसके बाद अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए तब होता है ब्रेकअप। वो ब्रेकअप वाला स्टेज मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम अगर होने लगती हैं तो द डिस्ट्रेस ऑफ ब्रेकअप एक्टिवेट्स इन द इंसुलर कॉर्टेक्स, ठीक है, जहाँ से पेन चालू होता है। जब पास्ट रिलेशनशिप हम याद करने लगते हैं या ब्रेकअप हो जाता है तो हमको स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, ठीक है। इंसुलर कॉर्टेक्स में एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, हमको स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका होता है। ब्रेकअप वाले स्टेज पे फिर मैंने वो बताया था, डिनायल, एंगर, उसके बाद बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन पे जाते हैं। फिर लास्ट में जब हम एक्सेप्टेंस ले आते हैं कि ऐसा हो चुका है एंड आई रियली नीड टू मूव ऑन, बहुत सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया, तब आप कौन से फेज पे जाते हो, मूव ऑन, ठीक है। हार्ट ब्रेक स्ट्रेस रिस्पॉन्स डिक्रीज बाय, देखो मूव ऑन लोग कैसे कैसे करते हैं। कई लोग तो डोली शोनी बनाने चले जाते हैं, जिम, ठीक है, एक्सरसाइज। कई लोग अच्छा म्यूजिक सुनने लगते हैं या कोई हॉबी सीखने लगते हैं, दोस्तों से मिलने लगते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, कोई लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप से वो लोग इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो मूव ऑन के स्टेज में है। वाइल ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ अ फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन फिर से ही आने लगता है। अब डोपामिन क्यों आने लगा, क्योंकि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ से उनको खुशी मिल रही है, तो वो डोपामिन उन सब चीज़ों से, एक्सरसाइज से हो सकता है, म्यूजिक से हो सकता है, फ्रेंड, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, मतलब पढ़ाई वाली लाइफ, स्टडी लाइफ, ठीक है, इन सब से वो खुश है तो वो अच्छा फील करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलता है, मतलब डोपामिन, ठीक है। बाय गिविंग द टाइम एंड सपोर्ट मोस्ट कैन हील एंड लर्न फ्रॉम इवन द मोस्ट डिवास्टेटेड हार्ट ब्रेक। मतलब कितना भी बुरा हार्ट ब्रेक हो, अगर उसको टाइम और सपोर्ट मिल जाए तो कोई भी हील हो सकता है, कोई भी ठीक हो सकता है, ठीक है। सो चलिए, मैंने ये वाला आपको फेज भी बता दिया कैसे क्या होता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं आ रही हूँ, कृपया ध्यान दें, ठीक है। देखो, इंडिया में ज़्यादातर शादियाँ जब होती हैं तब कितना ज़्यादा हम लोग वो करते हैं ना, सेलिब्रेशन, कि 7-10 दिन का पूरा प्रोग्राम रखते हैं कि भाई हल्दी होगा, मेहंदी होगा, संगीत का एक दिन, ठीक है, संगीत होगा, ये सेलिब्रेशन, ये रिचुअल्स, ये रीति रिवाज, ठीक है, ये होगा, फिर शादी के दिन, फिर उसके बाद भी रिसेप्शन, कितना सारी तैयारी करते हैं हम, ठीक है। हम वेडिंग की तैयारी करते हैं, कोई मैरिज की तैयारी करवाता ही नहीं है। इसलिए शादी के बाद आँख ही खुलती है कि भाई असली तो ये है, ट्रेनिंग तो हमें, तैयारी तो हमें मैरिज की करनी थी। 1 साल या 6 महीने से हम जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ वेडिंग की तैयारी है। वेडिंग क्या है, कुछ दिनों में ख़त्म है, ठीक है। उसके बाद की जो पूरी लाइफ आपकी बची है वो मैरिज। तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट वेडिंग, नॉट मैरिज। हमें वेडिंग पे कम ध्यान दे के मैरिज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी शादी हो रही है, 2 लोगों की, 2 परिवार की शादी हो रही है, ठीक है। हमें वी शुड मोर कंसर्न द लाइफ आफ्टर मैरिज, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे मुझे एक गुरु गौर गोपाल दास जी की एक लाइन याद आ रही है। मैंने इनका सेशन लिया था जयपुर में, ठीक है, जयपुर लिटरेचर फेस्ट था तो उसमें ही आए थे। तो मैंने इनका जब सेशन लिया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हाँ, प्यार अंधा होता है, ठीक है, लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है, बट मैरिज इज़ द आई ओपनर, ठीक है। कि असली कहानी तो भाई मैरिज के बाद चालू होती है, ठीक है। सो वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट मैरिज रादर देन वेडिंग। अब देखिए, नीड्स टाइम एंड एफर्ट। किसी पौधा, छोटा पौधा, अगर आपकी रिलेशनशिप चालू हुई है तो ये नहीं कि बस आप रोप के, मतलब वो खुदाई करके प्लांट लगा के और आप चले जाए, तो फिर वो रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा।
एक दिन की बात नहीं है, रोज़ टाइम देना पड़ता है, रोज़ एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। मतलब जैसे एक प्लांट को आपको रोज़ खोदना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, प्रॉपर सनलाइट देना पड़ेगा, टाइम टाइम पे पानी देना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा कि कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको प्लांट की केयर करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो जाके एक दिन बहुत सुंदर घना पेड़ बनेगा। वैसे ही सेम इन द रिलेशनशिप, रोज़ रोज़ टाइम एंड एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कीड़े से क्या मतलब था मेरा, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो ध्यान दो, ठीक है, उसको ठीक करो, ओके। अब देखो कुछ क्वालिटीज़ होती है गुड रिलेशनशिप की। क्या क्वालिटीज़ हैं, जो मैरिड है वो भी देख लो, और जो अनमैरिड है, जो लोग सिंगल है, वो तो बिल्कुल ही देखो, ठीक है। नो फॉर्मेलिटीज़, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी फॉर्मेलिटीज़ वाला सीन नहीं चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं डिनर पे जा रहे हो, तो डिनर पे जाते वक्त आप फॉर्मेलिटी के लिए ही उनको कॉम्प्लीमेंट मत करो कि हाँ फॉर्मेलिटी है, जा रहे हैं, उस तैयार हुई है तो बस बोल दो कि हाँ बड़ी सुंदर लग रही हो आप, ठीक है, या आप बड़े अच्छे लग रहे हो। नहीं, मन से फॉर्मेलिटीज़ मत करो। फॉर्मेलिटीज़ फेक होती हैं, वो दिख जाता है, वो न बहुत मतलब आपकी वो सेम गुड एनर्जी नहीं जा पाती, ठीक है। तो नो फॉर्मेलिटीज़, नो ईगो। सबसे ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो हो रहा है ईगो की वजह से। ईगो लोगों का इतना ज़्यादा है, खास करके मेल ईगो, ठीक है, कोई ऑफेंड मत होना, बट इट इज़ प्रूवन मेल ईगो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। काफ़ी लोगों के रिलेशन में देखा है कि फीमेल भी काफ़ी ज़्यादा ईगो लेके चलती है कि नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों जाऊँ, मेरी तो गलती भी नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप आपके झुकने से रुक रहा है तो झुक जाओ, और आप ही को बार बार रुकना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब रुक जाओ, ठीक है। अगर आपके झुकने से, ठीक है, रिश्ता वो आपका बच रहा है तो झुक जाओ, और आप ही को बार बार झुकना पड़े तो भाई फिर रुक जाओ, फिर प्रॉब्लम है। बार बार आपको नहीं, ठीक है, आगे वाला भी थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा आप करेंगे, ठीक है, तभी तो। अगर आप 70% देंगे, 30% वो दे पाएंगे। कभी कभी होता है कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, सिर्फ किसी दिन वो सिर्फ 10% ही दे पा रहा है अपने, ठीक है, अपने प्यार का, अपने दिन का, अपने से वो सिर्फ 10% दे पा रहा है क्योंकि वो बहुत ही टायर्ड एंड बिजी है। तो आप 90% दो उस दिन। अगली बार जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा, आप बिजी होंगी, आप 10 या 20% दे पाएंगी, तो वो अगला वाला इंसान 80% देगा, ठीक है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग मतलब होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है स्टैंड बाय योर पार्टनर। हर सिचुएशन में, वो कहते हैं ना कि सुख में तो सब साथ है, जो दुख में साथ हो वो सच्चा साथी, ठीक है। नो ब्लेम गेम, ब्लेम नहीं कि तुमने ये किया था, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम ऐसे ही करते हो, तुम ऐसे ही करती हो, तुम्हारी वजह से हमेशा ऐसा होता है, तुमने किया था इसलिए बोला, तुमने बोला इसलिए मैंने किया, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, ब्लेम गेम जब तक चलेगा ना तब तक कोई रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेगा, ठीक है। गलती हुई, सीखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फाइट इज़ ओनली फाइट। झगड़ा सिर्फ झगड़ा है, ये तो भाई मूल मंत्र है, लिख लो कि झगड़ा सिर्फ झगड़ा है, बाकी चीज़ें अलग हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झगड़ा झगड़े तक ही रखो, झगड़े से हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि झगड़ा सिर्फ झगड़ा होता है, ठीक है, और उससे बड़ा प्यार है, ठीक है, और प्यार सिर्फ प्यार होता है, उसके में कुछ नहीं आएगा, इसलिए झगड़े को झगड़े तक रखो। वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वैल्यू करो। वैल्यू का मतलब, वैल्यू एंड रिस्पेक्ट मतलब उसके टाइम का वैल्यू एंड रिस्पेक्ट करो। अपने फीमेल हो या मेल हो, उसके प्रोफेशन को वैल्यू एंड रिस्पेक्ट करो, ठीक है। झगड़ा हुआ है, झगड़े में आप आपा मत खो के कुछ भी मत बोल दो, ठीक है। सामने देखो कि कौन है, ठीक है, इसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। देखिए काफ़ी जने कहते हैं और काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि जब कोई चाइल्ड काउंसलिंग होती है, मतलब पेरेंट काउंसलिंग, तो उसमें काफ़ी जना ऐसा होता है, या रिलेशनशिप काउंसलिंग में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये मुझे ना हमेशा मतलब कुछ भी बोल देती हैं, ठीक है। अब सामने वाला बोलता है अरे हम नहीं बोलेंगे, मतलब घर वाले नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे। नहीं, घर वाले को ही नहीं बोलना चाहिए, बाहर की दुनिया है, वो बाहर बहुत कुछ ऐसा सुन के आ रहा है। आपको तो रोज़ रहना है ना उसके साथ, पूरी ज़िंदगी आप साथ हो, उसी के साथ रहना है। आप भी ऐसा बोलोगे, मतलब बाहर तो वो एक जंग लड़ ही रहा है, घर में भी जंग लड़ेगा, तो फिर क्या मतलब उस रिलेशनशिप का,
ठीक है, ये पेरेंट्स के लिए भी मैं बोल रही हूँ, बच्चे के लिए भी बोल रही हूँ, और किसी पार्टनर के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो। और माफ़ करना मतलब सच में माफ़ करना है। ऐसा माफ़ करना नहीं कि ठीक है आज तो माफ़ कर दिया, लेकिन परसों तरसों झगड़ा होगा तो वही चीज़ दोबारा आएगी, तो काहे का माफ़ किया आपने, ठीक है। सेम एज सॉरी। सॉरी भी तब बोलो जब आप रियल में सॉरी फील कर रहे हो, फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी मत बोलो, ठीक है। फेलिसिटेट ईच अदर। हम रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? देखो, मेरी एक दोस्त थी, जब वो सिंगल थी तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने करियर में भी ग्रो कर रही थी, पर्सनली भी ग्रो कर रही थी, अपनी हॉबीज़ में, पर्सनल लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ, सब चीज़ में ग्लो भी कर रही थी और ग्रो भी कर रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप में आई, मतलब उसकी करियर ग्रोथ कम हो गई, उसकी पढ़ाई कम हो गई। इनफैक्ट जब वो सिंगल थी वो खुश थी, रिलेशनशिप में आने के बाद वो दुखी रहने लग गई। तो फिर रिलेशनशिप में आने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जब आप डिग्रेड कर रहे हो। फेलिसिटेट इज अदर मतलब एक दूसरे को आप अप्रिशिएट करो, एक दूसरे को ग्रो करो। अगर कोई रिलेशनशिप में आप ग्रो कर रहे हो, अगर सपोज़ आपके रिलेशनशिप को हो गए 6 महीने या 1 साल, तो आप देखो 1 साल पहले आप जहाँ थे और 1 साल बाद आप जहाँ हो, उसमें वृद्धि हुई है, ग्रो हुआ है, या डिग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। आप बड़े हो या कम हुए हो, ठीक है। बड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, कम हुए हो तो सोचने का विषय है, ठीक है। व्हाट्स योर एम एंड गोल। देखिए, दोनों का काफ़ी कपल्स को मैंने देखा है कि 6-6 साल का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। क्यों? और उनसे पूछो तो फिर बाद में बोलेंगे कि हम दोनों का ना मतलब गोल सेम नहीं था, या ये सेम नहीं था, ठीक है। तो 6 साल के बाद पता चला, सब यही बोलते हैं, है ना। अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लो कि ठीक है मेरे ज़िंदगी में मैं ये चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में ये चाहती हूँ, हो सकता है क्या होता ही है, आप कुछ और साथ चाहती होंगी, या वो सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो अलग चाहता होगा या चाहती होगी, ठीक है। तो आप साथ मिलके बैठो और बात करो कि भाई मुझे तो ज़िंदगी में ये चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता मेरा। और सेम एज फीमेल कि मुझे तो ज़िंदगी में ये चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता। दोनों थोड़ा सा एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करके एक सिंगल म्यूचुअल एम और गोल पे आओ कि हम दोनों को ये चीज़ करनी है, इसके बिना नहीं होगा, बाकी ये सब चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, वरना बाद में बहुत इश्यू होता है। और ख़ास करके ये कैजुअल तो प्लीज़ मत रहो, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ कैजुअल डेटिंग की, ठीक है। कैजुअल रिलेशनशिप बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि कैजुअल में एक सीरियस हो जाता है बाद में जाके और एक नहीं होता है, ठीक है। सो प्लीज़ क्लैरिटी रखो कि आप लोग परमानेंट के लिए हो या कैजुअल के लिए हो। आपको शादी तक मतलब आपका भी गोल शादी तक का जाना है आपको उसके साथ, और उसका भी गोल है शादी तक का जाना है। दैट मेक्स सेंस कि आप रिलेशनशिप में अगर आपको दोनों के दूसरे की शादी करनी और वही एंड पॉइंट है, ठीक है, और आप दोनों साथ में खुश हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, गो फॉर इट। नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट। आप दोनों का झगड़ा हो गया तो आप ही दोनों सॉल्व करो। रिलेशनशिप में आने से पहले आपने किसी और की सोचा था या पूछा था, तो फिर जब झगड़ा हुआ है तो तीसरा पर्सन, तीसरा कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका परिवार, आपकी बहन, भाई, कोई भी, आप ही दोनों को सॉल्व करना है या आप ही दोनों को डिसीजन लेना है। किसी भी थर्ड पर्सन की एंट्री होना मतलब आगे जाके दिक्कत आएगी कुछ भी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द की। बातें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बातें करने से रेगुलरिटी बनी रहती है, ऊपर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम होते हैं। झगड़ा भी होगा तो झगड़े से आप दोनों को बाद में रिलीफ और क्लैरिटी और मिलेगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कभी भी बंद मत करना, क्योंकि कम्युनिकेशन जब बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, जिससे वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में सब अफेक्ट होते हैं, ठीक है। बियॉन्ड फिजिकल इंटीमेसी। अब इसका मतलब क्या है? बियॉन्ड फिजिकल इंटीमेसी मतलब सिर्फ फिजिकल होना ही प्यार नहीं है, ठीक है। इमोशनल इंटीमेसी होता है, पैशन होता है, लाइकिंग होता है, लव होता है, अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। आज एक दूसरे के साथ एंजॉय करो, घूमो, खाओ पियो, ठीक है, खुश रहो एक दूसरे के साथ। सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी इज़ नॉट ओनली द थिंग। हैप्पीनेस मैटर, एक दूसरे की खुशी मैटर करती है। अगर ठीक है आज आपका डिनर का मन है, ठीक है, कि हम डिनर बाहर करेंगे, लेकिन सामने वाले बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरे को मन नहीं कर रहा, मेरी थोड़ी मतलब मेरा बिल्कुल ऐसा मन अजीब सा हो रहा है, मुझे बाहर नहीं जाना, बाहर से खाना हम यहाँ मंगवा लेते हैं, ठीक है।
तो आपका मन था, लेकिन आपने आगे वाले की खुशी के लिए खुद का मन कम करके और उसके मन का करवाया, और उससे आप ही को खुशी मिलेगी। डैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। आजकल लोग अनकंडीशनल लव का मीनिंग ही अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। लव अनकंडीशनल ही होता है, जहाँ उसमें कुछ स्वार्थ हुआ तो फिर वो निस्वार्थ कहाँ रहा, कुछ कंडीशन लगी तो अनकंडीशनल कहाँ से हुआ वो, ठीक है। आई नो कि एक्सपेक्टेशन होती है। चलिए ये वाला पॉइंट आगे आएगा शायद, ये रहा, देखो इसी के बारे में बात करी थी। लव मतलब एक्सेप्टेंस, जो जैसा है आपने उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है, या कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। हाँ, अब कोई लोग कहेंगे या किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, कुछ नेचुरल है, नॉर्मल है, इतने तो उम्मीदें तो रखते ही, या हो ही जाती है, उम्मीदें अपने आप आ जाती है कि कम से कम मेरे लिए ये तो करेगा, या मेरे कम से कम ये मेरे लिए इतना तो करेगी। एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखोगे, आप दोनों अलग हो, आपके थॉट प्रोसेस अलग है, अलग अलग स्पेस में हो आप। एक्सपेक्टेशन रखोगे, फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर टेलीपैथी तो किसी को आती नहीं कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ और ये कर दूँ, नहीं। एक्सपेक्टेशन रखोगे, नहीं पूरी होंगी, नहीं फुलफिल होंगी, हर्ट होगा तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फिर झगड़ा होगा, फिर जानते हो आप, ठीक है। जहाँ एक्सेप्टेंस है वहाँ प्यार है, ठीक है। जहाँ एक्सेप्टेंस, ठीक है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस है मतलब वो तो बिजनेस हो गया, लेन देन वाला, ठीक है, लो दो, ठीक है। छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन ठीक है, लेकिन बड़े बड़े हर बार एक्सपेक्ट करना नहीं, गलत है, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मुझे तो ये इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, थोड़ा खुद पे लेकर सोचो कि आपके सामने वाली या सामने वाला ये नहीं सोचता होगा आपके लिए कि इसको भी ऐसा करना चाहिए था, इसको भी वैसा करना चाहिए था। अगर वो सोचने लग जाए फिर तो आप मतलब ख़त्म है। रिलेशनशिप में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो जैसा जो है, ठीक है। खूबियों से तो कोई भी प्यार कर लेगा, ठीक है। ऐसे मैरिजेस में नहीं होता है, खास करके अरेंज मैरिज में, कि 6 महीना 1 साल तक तो कोई भी आराम से छुपा सकता है क्योंकि दूर रह रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आएंगी, और अच्छी चीज़ों, अच्छे पर्सन को, मतलब अच्छी क्वालिटीज़ को कौन नहीं पसंद करेगा। जहाँ शादी के बाद, ये रिलेशनशिप में कमिट होने के बाद आपको पता चलता है कि अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये फ्लॉज हैं, फिर मामला बिगड़ जाता है। तो जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, जो आपकी कमियों से भी प्यार करे, आपको बिना सुधारे, ठीक है। जो जैसा आप हो बस वैसा वो मान ले, ठीक है, समझ जाए, क्योंकि उसको आपसे प्यार है, आपकी चीज़ों से नहीं, ठीक है। उस रिलेशनशिप को हम आइडियल कह सकते हैं जिसमें एक्सेप्टेंस हो और लव हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अभी तक लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, व्यूज़ दे दो अपने, ये अप्रिशिएट ही कर लो वीडियो कैसा लग रहा है, बहुत मेहनत लगती है। सीक्रेट्स और लॉन्ग टर्म, ठीक है, पॉजिटिव थॉट रखो एक दूसरे के बारे में, अच्छा सोचो एक दूसरे के बारे में। जब भी आप उससे दूर हो तो उनके बारे में सोचो, ठीक है। सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंटीमेट रहो। अफेक्शनेट बिहेवियर टूवर्ड्स ईच अदर, प्यार जताओ, सिर्फ मुझे तुमसे प्यार है बोलने से नहीं होता है, ठीक है। बोलो भी, जताओ भी, ठीक है। जितना आप आगे वाले को खुश रखोगे ना निस्वार्थ होके, उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप चलेगा। एक्सपीरियंसिंग न्यू एक्टिविटीज़, ये मैंने बोला था ना बियॉन्ड फिजिकल इंटीमेसी, कि खाओ पियो घूमो मज़े करो, ठीक है, बहुत कुछ है। एक दूसरे के साथ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, खुद खुश रहो, सामने वाला भी खुश रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैन एंड वीमेन आर डिफरेंट, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ हर लड़की को लड़कों के बारे में, लड़कों की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, और हर लड़की को लड़की की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, फॉर अ बेटर रिलेशनशिप, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्यों, मैं बताती हूँ कैसे। मेन जो होते हैं वो 3 चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, और मेरी सैलरी कितनी है, ठीक है। बाकी वो फैमिली के ऊपर ही ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर करना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव आ जाता है लड़कों में। लड़कियाँ क्या है, उनको देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, जो लड़के हैं, ठीक है, अगर लड़के अपने काम में, अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर लड़कियों का बिल्कुल उल्टा है, अगर वो घर में खुश है ना, पर्सनल लाइफ में खुश है, तो अपने वर्क लाइफ में खुश रहेंगी। और ये दोनों की ही प्रॉब्लम, मतलब एक दूसरे को जो डिफरेंस है वो लड़का लड़की एज अ पार्टनर समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और किसी ना किसी को एडजस्ट करना पड़ता है,
क्योंकि हम इस डिफरेंसेस के बारे में पता ही नहीं, ऐसा होता है, ऐसे ही वो है, अब जो जैसा है वो है, अब उसको बदलना क्यों है। ठीक है, एक दूसरे से बातें करो। हम बिलीफ सिस्टम काफ़ी लोगों का अलग होता है, और लड़कों का बहुत ही अलग होता है, लड़कियों का बहुत ही अलग होता है। तो हम जिन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम जिन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनका नेचर ही है, ट्रेट ही वैसा है, पर हम मॉडिफाई तो कर सकते हैं ना, साथ मिल के बात करो, बैठो। इसलिए बोलते हो कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, फिर मेन का EQ कम होता है फॉर श्योर वुमेन से, वुमेन का ज़्यादा होता है। ठीक है, वो इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड होती है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट ज़्यादा होती है मेन से। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब आप बताओ, कुछ पिछले 10 सालों में इंटरनेट बढ़ा है। ठीक है, सब बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, सब बहुत ज्ञानी बन रहे हैं। ठीक है, सबका लाइक सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, सबके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सब 10 सालों में लोग इन्फॉर्मेशन से इंटेलिजेंट हुए हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन 10 सालों में आप रिलेशनशिप देखो आजकल के कितने ज़्यादा टूट रहे हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंट हुए हैं, हमारा IQ बढ़ा है, EQ कम हुआ है। कोई इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात ही नहीं करता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है डेनियल गोलमैन की। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस का मैंने वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख लो, या मेरा छोड़ो, अब मेरा अगर नहीं भी देखना है वीडियो, आप बस पढ़ो, यूट्यूब पे जो वीडियो देखना है देखो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बुक पढ़ो। जिनको बुक नहीं अच्छा लगता है ऑडियो बुक सुनो, ऑडियो बुक नहीं पसंद है वो वीडियो देखो। 5-10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखने में क्या जा रहा है आपका। ठीक है, अगर आपको उससे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, मतलब मॉडिफाई हो रहा है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, लड़कों को लड़कियों को समझना चाहिए, और लड़कियों को लड़कों को समझना चाहिए कि ये ऐसी ही है। और एक और मेन चीज़, जो आदमी है वो बात कम करता है। ठीक है, उनको इंटीमेसी ज़्यादा पसंद है, ऐसा है। ठीक है, ये बात लड़कियों को समझना चाहिए, और लड़कों को ये समझना चाहिए कि लड़कियों को टाइम चाहिए और बातें करो उनसे। ठीक है, क्योंकि ऑन द एवरेज लड़कियां ज़्यादा बातें करती हैं लड़कों से। तो एक दूसरे के बारे में अगर हम साइकोलॉजी जानेंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी एक दूसरे के बारे में जानेंगे, तो हम एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, रिलेशनशिप काउंसलिंग एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जाना भी चाहिए। ठीक है, तो जॉन गॉटमैन जो है वो फादर ऑफ रिलेशनशिप काउंसलिंग माने जाते हैं, विच इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर है वो साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी के, आई थिंक वॉशिंगटन, हाँ देखो लिखा भी है वॉशिंगटन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। His work focus on divorce prediction and marital stability through relationship analysis. The lessons derived from his work represent a partial basis for the relationship counseling movement that aims to improve relationship functioning and the avoidance of those behavior shown by Gottman and other researchers to harm human relationship. ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर देखो, मैंने सारी बुक्स तो नहीं पढ़ी हैं, ये देखो, ये जॉन गॉटमैन है, ये रिलेशनशिप काउंसलिंग और के मतलब फादर हैं, काफ़ी अच्छी इनकी बुक्स हैं। मैं सब बताऊँ, मैंने सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, मैंने इसका ऑडियो बुक ज़रूर सुना है, द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग एंड मैरिज वर्क, उसी से मैं इंस्पायर होकर आज का ये वीडियो लाई हूँ। ठीक है, कि ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लव के बारे में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, अगर आपको इनकी बुक्स पढ़नी है, काफ़ी अच्छी सी बुक्स हैं, देख लो, ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अच्छा, ये कुछ 7 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। देखो, इनहेंस योर लव मैप, यू नो ऑल ऑफ योर पार्टनर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको कौन सा रंग पसंद है, उसको कौन सी खाने की चीज़ पसंद है, उसको कौन सी ड्रेस पसंद है, उसका एम क्या है, उसका ड्रीम क्या है, फेवरेट मूवी, उसका बेस्ट फ्रेंड क्या है, उसके मम्मी पापा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अपने लव मैप को हमेशा बढ़ाते जाओ, एक दूसरे के का इन्फॉर्मेशन और लेते जाओ, एक दूसरे को एडमायर करो, अप्रिशिएशन करो कि हाँ तुमने ये अच्छा किया। अगर किसी ने खाना बनाया है, अगर मेल ने खाना बनाया तो फीमेल ये से बोलो कि हाँ आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है। ठीक है, आप बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, या आपने ये चीज़ अच्छी की, या लड़कियों ने कि आपने ये, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ठीक है, लेट योर पार्टनर इन्फ्लुएंस यू, आपका पार्टनर आपको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप खुद कोई डिसीजन मत लो, डिस्कस करो और फिर उसका डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, थर्ड है टर्न टूवर्ड्स योर पार्टनर इंस्टेड ऑफ अवे
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जब लोग गुस्सा होते हैं या कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो दूर हो जाते हैं, स्टोन वॉलिंग भी कहते हैं इसको, दूर हो जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, वही टाइम है जब अपने पार्टनर के आप साथ जाओ, उस डिस्कस करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उससे बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उसको प्लीज़ सॉल्व हो करो, और जो सॉल्व नहीं हो सकती है तो उसको डील कैसे करना है इस पर बात करो, ठीक है। ओवरकम ग्रिडलॉक, ठीक है। देखो, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट शेयर्ड मीनिंग, डेवलप द बिग एंड स्मॉल रिचुअल्स दैट हेल्प टू बिंग। देखो, छोटे मोटे रिचुअल्स मतलब होते हैं ना, जैसे अगर उसको डांस पसंद है तो मैं उसके लिए डांस करूँगा उसके साथ, ठीक है। और अगर मेरी फीमेल पार्टनर को अगर फीमेल पार्टनर को अगर आपको कुकिंग पसंद है, या आपको चलो पाव भाजी, सिंपल सा आपको पाव भाजी पसंद है, तो मेल ने कभी कभी फीमेल के लिए पाव भाजी खुद से बना के लाया, वो एक प्यार जताने का तरीका है, ठीक है। तो एक दूसरे से छोटा मोटा रिचुअल करके प्यार जताओ, जो उसको पसंद है वो करो, ठीक है। छोटे डिसीजन से भी लेके बड़े डिसीजन तक, छोटी पार्टी से लेके बड़ी पार्टी तक, छोटे डिसीजन से लेके बड़े डिसीजन तक आप उसका ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो, इंक्लूड करो। अब देखिए, जो डॉक्टर जॉन गॉटमैन है, उन्होंने कुछ प्रेडिक्टर्स दिए हैं कि अगर एक रिलेशनशिप में ये सब है या ये सब हो तो वो रिलेशनशिप आराम से चल सकता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं, ठीक है, देखते हैं कौन से प्रेडिक्टर्स हैं। पहला है क्रिटिसिज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब देखो, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट हो सकता है ये बीच में वीडियो बंद हो जाए ड्यू टू स्टोरेज एंड अपलोडिंग इशू, बट मैं बोलते जाऊँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर बोलना चाहिए। सो हो सकता है दूसरा पार्ट आए, बट हाँ, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा आपको, PDF में पूरा है, आराम से पढ़ लेना अगर बीच में वीडियो रुक जाए। सो प्लीज़ बियर फॉर डैट। पहला प्रेडिक्टर है क्रिटिसिज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब देखो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम ऐसे ही हो, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुम ऐसी करती हो, ठीक है। इससे अच्छा आप ये बोले, यार तुम अगर ऐसा करते ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, तुम पता है अगर ये वाली ड्रेस पहनती ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा है आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो कि अगर ऐसा होता है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है या आप ज़्यादा अच्छी लगती है, प्यार से बोलो, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द की। देखो, ये 3-4 बार आ गया, बातें कभी बंद मत करो, झगड़ा करना है कर लो, झगड़ लो, बट कम्युनिकेशन बंद मत करो, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब देखो, तुमने ही ऐसे किया, तुम ही ऐसे करते हो, तो तुम की जगह इंस्टेड ऑफ यू, ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं ना तो ऐसे सही रहता, ये भी इंस्टेड है। तो आई और वी स्टेटमेंट वर्ड ज़्यादा यूज़ करो, ना कि यू स्टेटमेंट, ठीक है। डू नॉट स्टोन वॉलिंग, ये पहले मैंने डिस्कस किया, मतलब कुछ झगड़ा हुआ तो आइसोलेट मत हो, या अपने ऊपर एक दीवार मत चढ़ा लो कि कुछ भी करो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, या मैं कुछ उस जोन में नहीं हूँ। काफ़ी खास करके मेल ये बहुत करते हैं, झगड़ा हुआ, मेल अपने अपने ही गुफा में, केव में चले गए। अच्छा, एक बुक है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यही बुक है, उसमें ये पॉइंट था, मुझे अभी याद आया, डू नॉट स्टोन वॉलिंग, कि आप छुपो मत, वही टाइम है जब आपको पार्टनर की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, झगड़ा हुआ है, उस टाइम पे अगर आप साथ आओगे उस सिचुएशन में भी और सॉल्व करोगे साथ मिलके उस मोमेंट पे, उससे आपका बॉन्ड 100 गुना बढ़ सकता है, ठीक है। रिजॉल्व फाइट बिफोर स्लीप, ये तो बहुत ही अच्छा रूल है। सोने से पहले जो भी झगड़ा है सॉल्व करके सो, बेस्ट है, वरना सुबह उठोगे और भी वो दिन भी ख़राब जाएगा, फिर उसके आगे वाला भी जाएगा, क्योंकि झगड़ा खिंचता जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी झगड़ा है सोने से पहले उसको सॉल्व कर दो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एक सॉल्यूशन निकाल के सो। सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी हो गई, इमोशनल इंटीमेसी हो गई, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर देखो, अब अगर इस ज़माने में तो खैर दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर दोनों जॉब करते हैं, एक ज़्यादा कमा रहा है एक कम कमा रही है, या एक ज़्यादा कमा रही है एक कम कमा रहा है, तो कोई कंपटीशन नहीं चल रहा ना। मतलब अगर आप 50 कमाती हो, वो 60 कमाते हो, तो 60 और 50 मिलकर तो साथ साथ काम करो ना, ज़्यादा करो। अलग अलग क्यों देखना कि मैं तो इतना कमाता हूँ या मैं तो इतनी कमाती हूँ, तुम इतने कमा रहे हो, नहीं। हमेशा पैसे के साथ आए हो तो हर चीज़ साथ होगा, हर चीज़ आधी आधी होगी, ठीक है। बी योर सेल्फ, फेक आइडेंटिटी मत रखो। अगर आपने रिलेशनशिप में आने से पहले एक साल 2 साल अगर आपने ट्रू आइडेंटिटी छुपा भी ली, बट अगर आपने शादी कर ली तो शादी के बाद तो इतने साल तक आप कैसे खुद का
आपका जो भी आप ट्रू सेल्फ हो आप छुपा पाओगे, जो भी फ्लॉज हैं उसको दिखाओ। अगर आपका पार्टनर बियर कर गया आपका वो बुरा पार्ट भी, दैट इज़ कॉल्ड ना ट्रू पार्टनर और ट्रू रिलेशनशिप। वैलिडेशन, वैलिडेट करते रहो कि हाँ, बार बार बोलते रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस सिचुएशन में हूँ, हाँ मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा हूँ, जताओ, दिखाओ, ताकि उसको भी लगे, उसको वैलिडेशन हो कि हाँ मेरे साथ कोई है हर सिचुएशन में। एप्रिशिएशन, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, आप अच्छे लग रहे हो, आपने अच्छा किया, ये वो, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट ईच अदर इन एनी सेंस, ना वर्बली ना नॉन वर्बली, ठीक है। सो अगर ये सब तुम्हारे पास है, मतलब रिलेशनशिप अच्छा है तुम्हारा, ठीक है, नहीं है तो लाओ। अब देखो, मैन और फीमेल के अलग अलग लव लैंग्वेजेस होते हैं। किसी को बात करने से उनका प्यार जताना होता है, कई लोग गिफ्ट दे के प्यार जताते हैं, कई लोग फिजिकल इंटीमेसी से, क्वालिटी टाइम बिता के, इमोशनल इंटीमेसी, एक्ट ऑफ सर्विस, कुकिंग से, गार्डनिंग से, डिनर डेट, ट्रैवलिंग, खूब सारा हो सकता है। अलग अलग तरीक़ों से प्यार जताने का तरीका होता है, जरिया होता है, ठीक है। ये वाला स्लाइड मैंने आपको ऊपर समझाई दिया। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट में क्या फ़र्क है, ठीक है। ट्विन फ्लेम देखो ये होता है कि आपको वो किसी पर्पस से वो इंसान आपको मिलता है, आप उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो, अच्छा प्यार मोहब्बत या दोस्ती ये वाला, ठीक है। आप उसके साथ ट्विन फ्लेम जो आपका होता है, जब आपका मिलता है, वो इंसान के साथ थोड़ा वक्त बिताते हो, फिर वो आपसे अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको कुछ लेसन दे के गया आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको कुछ सिखा के गया है, ठीक है, और फिर वो अलग हो जाता है और फिर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ और इन सब में चला जाता है, ठीक है। सेपरेट वीडियो में बना सकते हो, ट्विन फ्लेम का बनाऊंगी, बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं अभी इसमें शॉर्ट कर रही हूँ। आज का मेन टॉपिक है सोलमेट। सोलमेट क्या होता है, ठीक है। सोलमेट, अ पर्सन विथ होम यू हैव इमीडिएट कनेक्शन द मोमेंट यू मीट। ऐसा होता है ना, लव इन फर्स्ट साइट, ठीक है, एट फर्स्ट साइट, मतलब पहली बार देखा और प्यार हो गया, ठीक है। ये बहुत शैलो है, बट ऐसा अगर हो गया आपके साथ, काफ़ी लोगों के साथ होता है कि जो पहली बार देखते हैं और उनको ये सिग्नल मिल जाता है या कहीं से उनको कनेक्शन ऐसा फील होता है कि यही है वो पर्सन, यही है मेरे हस्बैंड, यही है मेरी वाइफ, जिनके साथ मैं पूरी लाइफ बिता सकती हूँ, ठीक है। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, वो सोलमेट है, ठीक है, कि आप जैसे ही मिले आपको एक कनेक्शन फील हुआ, अ कनेक्शन सो स्ट्रॉन्ग दैट यू आर ड्रॉन टू देम इन अ वे you have never ever experienced before. As this connection develops over time, you experience a love so deep, strong and